नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। हरियाणा में चुनाव का बिगुल बज चुका है। सियासी दल अपनी अपनी रणनीतियां बना रहे हैं, धार दे रहे हैं उस रणनीति को जो रणनीति उन्होंने बनाई थी। बैठकों का दौर चल रहा है, चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस। दो मुख्य दल आमने सामने यहां दिखाई दे रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में अब मुकाबला बयानों के तौर पर देखा जा रहा, तीखे हमले एक दूसरे पर किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का हुड्डा पर वार तेज होता दिख रहा। देर रात रोहतक में बीजेपी की बैठक के बाद सीएम ने विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर हमला तेज किया। कांग्रेस हिसाब मांग रही है बीजेपी से 10 साल के काम का। सीएम विपक्ष को किसानों से लेकर बुजुर्ग तक के लिए होने वाली घोषणाओं पर घेर रहे हैं, कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। उल्टा हुड्डा से सवाल किया जा रहा है, जब आप मुख्यमंत्री थे, जब आपकी सरकार थी, तब आपने काम क्यों नहीं किया? जो घोषणाएं आज आप कर रहे हैं उस दौर में इसको अमल जामा क्यों नहीं पहनाया? आज आप सियासी तौर पर जनता के बीच में जा रहे हैं और सिर्फ जनता को बहकावे का काम ये किया जा रहा है। इसी पर आज चर्चा करेंगे। दरअसल रणनीतियां बदली जा रही हैं। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, बीजेपी और कांग्रेस अपने अपनी रणनीति में बदलाव कर रहे हैं ताकि एक दूसरे दल भाप ना पाए कि अगला दल करने वाला क्या है। ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा में मौजूद है देवेंद्र कथुरिया, एसोसिएट एडिटर पानीपत, डॉक्टर महेश कुमार, एसोसिएट एडिटर हिसार, वीरेंद्र सोनी जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का स्वागत है। चर्चा करें उससे पहले रिपोर्ट के जरिए खबर दिखा रहे हैं। माइंड गेम क्रिकेट में ही नहीं चलती, अब तो सियासत से जुड़े नेता भी माइंड गेम से विरोधी को परेशान करना चाहते हैं। अब जबकि प्रदेश में विधानसभा चुनाव को महज 42 दिन का वक्त ही बचा है, बीजेपी ने अपनी चुनावी रणनीति बदल दी है। अब सीएम नायब सिंह सैनी ने विपक्ष के नेता और सियासत के बड़े खिलाड़ी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर हमले तेज कर दिए हैं। बीती रात बीजेपी के प्रदेश कार्यालय रोहतक में चली पार्टी की बैठक के बाद और उससे पहले दिन में भी सीएम नायब सैनी ने हमला करते हुए हुड्डा से पूछा कि आपकी 10 साल की सरकार में आपने किसानों और बुजुर्गों के लिए क्या काम किया, जरा बताओ तो सही। सीएम यही नहीं रुके, पूर्व सीएम हुड्डा के खिलाफ सख्त लफ्जों का प्रयोग भी किया। मैंने भूपेंद्र हुड्डा से 5 क्वेश्चन किए थे, भी इनको उत्तर दे। आप हिसाब मांग रहे हैं, इनको उत्तर दीजिए। आज तक नहीं दिया। फिर मैंने 2 रोज पहले अभी किसानों के खाते के अंदर 2-2 हजार रुपया मैंने प्रति एकड़ के हिसाब से 525 करोड़ रुपए डाला। उस दिन मैंने 14 क्वेश्चन पूछे। भाई अगर तेरे याद ना रहा हो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब जी, आप तो मुख्यमंत्री रहे हैं, 14 क्वेश्चन और किए मैंने, उनको उत्तर दे दे। अरे दे तो, झूठ मत बोल। गौरतलब है कि सियासी हमलों में नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा संयम रख रहे हैं। रविवार को हुड्डा ने करनाल के पंजाबी सम्मेलन में नायब सैनी सरकार पर सवाल तो उठाए, पर शालीनता में रहकर विपक्ष की तरह। जरा सुन लेते हैं। 2005 में भी ऐसी परिस्थिति थी, जेलों से राज चलता था। मेरे को मौका मिला, मैंने कह दिया था बदमाशों, या तो बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ जाओ। आज वही परिस्थिति है। आज कह के जा रहे हैं हम, कांग्रेस सरकार आते बदमाशों को हरियाणा में नहीं रहने देंगे, ताकि व्यापारी कर्मचारी सब अपना शांति से आगे प्रगति करें। गौरतलब है कि प्रदेश की सियासत में कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर अब हमलावर हैं। डिफेंसिव कोई भी नहीं रहना चाहता, पर सीएम के हुड्डा पर ताजा जोरदार हमले सियासत के पारे को बढ़ा रहे हैं। देखते हैं आगे आगे क्या होता है। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो हरियाणा में मुकाबले में 2 पार्टियां जो सामने हैं उसमें बीजेपी और कांग्रेस हैं। 2 चेहरे जो सामने हैं उसमें एक तरफ मौजूदा मुख्यमंत्री सैनी साहब हैं, तो एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। अब नायब सिंह सैनी बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। उनको ये कह दिया गया कि आप ही मुख्यमंत्री बनेंगे, ये चेहरा मारा रहेगा। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर अभी भी सवालों का सिलसिला है। लेकिन उन सब के बीच जो धार नई रणनीति को दी जा रही है, चाहे बैठकों के जरिए हो चाहे बयानों के जरिए हो, उसे समझने की कोशिश करते हैं। देवेंद्र, चर्चा की शुरुआत आपसे कर रहे हैं। चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ तो सियासी सुर भी बदलने लगे। चाहे नायब सिंह सैनी हूं, जिन्हें काफी सौम्य माना जाता है, उनके लहजे में भी बदलाव आ गया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा काफी अनुभव रखते हैं, लेकिन वो भी तंजिया लहजे में सवाल कर रहे हैं। कैसे समझे? देखिए पंकज, चुनाव का दबाव है दोनों दलों पर।
देखिए, मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के, और दोनों अपनी अपनी पार्टी के सबसे बड़ा चेहरा है जो आमने सामने है। ये चीज हमने जरूर, मेरे को महसूस हो रहा है, नायब सैनी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, शरीफ व्यक्ति हैं, छवि भी अच्छी है, और हम लगातार देख रहे हैं जो मांगे नहीं मानी जा रही थी, कर्मचारियों की बात हो या कुछ और संगठन हो, सामाजिक संगठन हो, आड़ती हो, जो लोग लगातार अपनी मांगों के लिए सरकार की आलोचना करते, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते, नायब सैनी ने उनकी बात सुनी, उनकी मांगों को माना। और आप देखिए 74 दिन, 12 मार्च को शपथ दिलाई गई थी इनको, जब मनोहर लाल जी से रिप्लेस किया गया था नायब सैनी को, 12 मार्च का दिन था। इन 75 दिनों में करीब 97 घोषणाएं की हैं नायब सिंह सैनी ने, 97 घोषणाएं 75 दिनों में। लेकिन इनमें बहुत सारी ऐसी भी है कि घोषणा के बाद कैबिनेट की बैठक में 4 दिन में 2-3 बैठकें हुई है, मेरे को याद है, कैबिनेट की बैठक में उसको अप्रूवल दे दी, जो घोषणा की अप्रूवल दे दी। लेकिन ये जरूर है कि जो कैबिनेट जिस चीज पर फैसला लेता है, ये एक नियम है, 6 हफ्ते के अंदर उसको विधानसभा में पारित भी करवाना होता है, तभी उस घोषणा का लागू होना जरूरी होता है कानूनी तौर पर। तो 97 घोषणाएं की है 75 दिन में नायब सैनी ने। अच्छा व्यवहार करते हैं, लोगों से बोलते हैं, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा के मामले में मेरे को लगता है पिछले 24-36 घंटे में जिस तरीके से आक्रामक और गुस्से में नजर आ रहे हैं नायब सैनी, मेरे को लगता है थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस उनके चेहरे पर झलक रहा है। उसके विपरीत भूपेंद्र हुड्डा को देखें, हमने दोनों की तुलना की है, जो स्टोरी हमने दिखाई, भूपेंद्र हुड्डा अपेक्षाकृत शांत है, वो विपक्ष के नेता होने के नाते जो कुछ वाजिब समझते हैं, जो उनकी फीलिंग है या जनहित में जो कुछ ठीक समझते हैं वो बोलते हैं। लेकिन नायब सैनी का व्यवहार थोड़ा सा अब ज्यादा आक्रामक और ज्यादा गुस्से वाला लग रहा है, खासतौर पर भूपेंद्र हुड्डा को लेके। वो कांग्रेस की आलोचना नहीं कर रहे, हुड्डा पर हमला कर रहे हैं, और भूपेंद्र हुड्डा भी जवाब दे रहे हैं। लेकिन मेरे को लगता है उनका जो अनुभव है, जो तजुर्बा है उनका, वो चीज उनमें प्रदर्शित हो रही है कि वो टिके हुए हैं, संयम से जवाब दे रहे हैं, सवाल भी करते हैं लेकिन जवाब भी संयम से दे रहे हैं। तो मुख्यमंत्री हालांकि अच्छे इंसान है, अच्छा उनकी नीयत ठीक है, जनहित के फैसले ले रहे हैं, लागू भी कर रहे हैं, जो मांग लेकर जाता करते हैं। लेकिन मेरे को लगता है भूपेंद्र हुड्डा के मामले में पिछले 24-36 घंटे से जो उनका एक रवैया दिख रहा है, गुस्से वाला है, और मेरे को लगता है कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस भी झलक रहा है उन पर। महेश आपके पास आ रहा है, इस दौर में एक चीज और देखने को मिली है, सवालों का सिलसिला शुरू हुआ। कांग्रेस ने कहा हरियाणा हिसाब मांगे, नायब सिंह सैनी साहब कह रहे हैं पहले मैंने 4 सवाल पूछे, अब मैंने 14 पूछे हैं, उनका जवाब नहीं मिल रहा। ये तू डाल डाल में पात पात में जनता कहां पर है, उसके हित की बात कहां हो रही है? देखिए, मैं साफ तौर से बात कर सकता हूं कि सवालों के सिलसिले की शुरुआत यहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई थी। हरियाणा मांगे हिसाब, ये कार्यक्रम पदयात्राओं के जरिए लगातार जो है अलग अलग हरियाणा प्रदेश के इलाकों में आगे बढ़ाया जा रहा था। उसके बाद यहां जो सवाल कांग्रेस पार्टी पूछ रही थी, उन तमाम सवालों के जवाब देने के बजाय भारतीय जनता पार्टी ने अब एक नई काउंटर स्ट्रेटेजी यहां पर तैयार की है। अब यहां कांग्रेस पार्टी के सवालों का जवाब देने के बजाय अब कांग्रेस पार्टी से सवालों की बारिश यहां पर सिलसिलेवार यहां भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री से आगे बढ़कर ये नीचे के नेताओं पर आएगा, और नीचे के नेता भी अब वही सवाल कांग्रेस पार्टी से पूछने की कोशिश करेंगे। दरअसल जनता जो है वो सवालों के भंवर में घिरती हुई नजर आ रही है। सवालों के जवाब न तो कांग्रेस पार्टी के पास है और न ही भारतीय जनता पार्टी के पास। लेकिन चूंकि विपक्ष में कांग्रेस पार्टी है, सवाल पूछने का हक उनके पास है। 10 साल का राज अगर भारतीय जनता पार्टी ने किया है, तो उस 10 साल के कार्यकाल के दौरान जो कुछ किया गया, उस सवाल को पूछने का हक यहां पर कांग्रेस पार्टी के पास है। कांग्रेस पार्टी से जो सवाल यहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोग पूछ रहे हैं, वो सवाल ही तो वजह थे जो 10 साल पहले कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर कर दिया गया। उन सवालों का खामियाजा जो है वो कांग्रेस पार्टी भुगत चुकी है। चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी मैं जिक्र कर लूं, तो 10 सालों में राज से बाहर होकर जिस तरह की परिस्थितियां उन्होंने झेली, जिस तरह के हालात उनके सामने पैदा हुए, तो यकीनन अपनी गलतियों की सजा तो वो भुगत चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से जनता के सवालों के जो जवाब यहां पर भारतीय जनता पार्टी से हासिल करने की कोशिश की जा रही थी, भारतीय जनता पार्टी की काउंटर स्ट्रेटेजी अब यह है कि सवालों के बदले सवाल सामने रखे जा रहे हैं। और जिक्र यहां पर चल रहा था कि घोषणाओं की बारिश, दरअसल कोई भी मुख्यमंत्री हो और कोई भी विधानसभा का चुनाव आएगा तो जनता की आवाज को सुनना पड़ेगा। उन्हीं सरपंचों को लाठियों से हाँक रहे थे, अब उन्हीं सरपंचों को 21 लाख रुपए तक की जो ई टेंडरिंग के बिना सीधी डेवलपमेंट करवाने की जो इजाजत है वो सरकार की तरफ से दे दी गई। सरपंच शुरुआत में क्या मांग रहे थे? 5 लाख रुपए, लाठियां खाने के बाद 5 लाख किया गया, उसके बाद 10 लाख किया गया, और अब 21 लाख रुपए तक की
विकास गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए ई टेंडरिंग की जरूरत नहीं है। लगातार सूत्र ये भी जानकारी दे रहे हैं कि अगले 24 से 48 घंटों का वक्त अगर और बीत जाता और चुनाव आचार संहिता नहीं लगती तो यहां पोर्टल व्यवस्था को भी एक तरीके से रोक देने की तैयारी की जा चुकी थी। यहां पर ऑफलाइन व्यवस्था पोर्टल व्यवस्था के पैरेलल चलाई जाती और जनता को यह कहा जाता कि पोर्टल से कोई परेशानी है तो मैनुअल ये काम आप करवा सकते हैं। तो हर वो कोशिश यहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई है जो जनता को राहत दे सके, हर वो प्रयास किया गया जो कि 9.5 सालों में नहीं किया गया था। इन 6 महीनों के अंतराल में यहां पर कोशिश की गई नायब सिंह सैनी के जरिए हर वो काम कर ले, जो वोटर नाराज है उसे मना ले, कार्यकर्ता नाराज है उसे मना ले। स्ट्रेटजी में यहां पर परिवर्तन किया गया, ओबीसी चेहरे को सामने रखा गया। ओबीसी जातियों को एक कहा जा रहा है कि कमजोर वर्ग का मुख्यमंत्री है तो ऐसे में आपका लामबंद होना जरूरी है। तमाम इस तरह की परिस्थितियां अब कायम करने की कोशिश की गई है। फिलहाल मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में गारंटी से भी ऊपर का कोई शब्द राजनीतिक दलों को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मैनिफेस्टो से भरोसा उठ चुका था, वायदों से भरोसा उठ चुका था। इसके बाद गारंटी शब्द इजाद किया गया। अब मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में गारंटी शब्द की भी गरिमा खत्म हो जाएगी, किसी नए शब्द का इजाद करना पड़ेगा। वीरेंद्र जी, एक बात तो साफ है और अच्छी बात यह है कि दोनों सरकारें 10-10 साल का हिसाब किताब की बात कर रही है। हालांकि सिचुएशन बदलती है। 10 साल पहले जो सिचुएशन थी, जो योजनाएं उस वक्त कारगर थी, वो आज नहीं है। आज अपडेट बहुत कुछ हो चुका है। आप अलग तरीके से आपको आज सोचना होगा। लेकिन जो मौजूदा विपक्षी पार्टी है उसका काम तो सवाल करना होना ही चाहिए और होता ही है, उसका अधिकार भी है। लेकिन जो काउंटर रणनीति बीजेपी ने अपनाई है, एकाएक ऐसी रणनीति दिखाई दे रही है, भैया हम हिसाब नहीं देंगे, लेकिन पहले आप ये बताइए कि आपने अपने कार्यकाल के दौरान क्या किया और जो घोषणाएं अब आज कर रहे हैं उस दौर में क्यों नहीं की। अब उस दौर में हो सकता है उन घोषणाओं को लेकर कोई मांग ना हो, डिमांड ना हो, और आज डिमांड दिखाई दे रही हो। इस सियासी रणनीति को आप कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता हो, अमित शाह से लेकर मुख्यमंत्री या कोई भी सांसद विधायक, सब जो है भूपेंद्र हुड्डा को निशाना बना रहे हैं या दीपेंद्र हुड्डा को निशाना बना रहे हैं या बाप बेटी की सरकार की बात कर रहे हैं। तो कोई भी कुमारी शैलजा पर या रणदीप सुरजेवाला पर आरोप नहीं लगाता। तो उनका निशाना जो है भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा है, उनको मालूम है, क्योंकि ताकत ही यही है। और अगर कांग्रेस में अगर आज जान है तो भूपेंद्र हुड्डा के कारण है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की ये रणनीति है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता जो है हुड्डा जो है सीनियर हुड्डा और जूनियर हुड्डा पर ही निशाना बनाएंगे। अगर देखिए, आप याद करिए 2014 का जब विधानसभा चुनाव था तब रॉबर्ट वाड्रा मुद्दा था। अब रॉबर्ट वाड्रा की कोई चर्चा ही नहीं करता और वैसे भ्रष्टाचार की कोई चर्चा नहीं है। अब जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी थे तब वो कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। उन्होंने जो ये शपथ भी दिलाई थी जिलाधीशों को, पुलिस अधीक्षकों को कि मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन आज भ्रष्टाचार की तो कोई चर्चा ही नहीं है जी। तो देखिए, दोनों सरकारें हैं, दोनों कांग्रेस की सरकार रही है, भारतीय जनता पार्टी की, ये तो लोग फैसला करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के कहने से या कांग्रेस नेताओं के कहने से कुछ होने वाला नहीं। जनता जो है दोनों सरकारों के कार्यकाल को देख चुकी है, अनुभव कर चुकी है, कौन से काम पहले होते थे, कौन से काम अब होते हैं, और ये बात तो चलती रहेगी। आरोप प्रत्यारोप तो चला जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति बना रही है, उस रणनीति का हिस्सा है। और भारतीय जनता पार्टी अब 22 अगस्त को जो है अपनी चुनाव प्रदेश जो चुनाव समिति है उसकी बैठक गुरुग्राम में रखी गई है। और उसके बाद हो सकता है कि 26 तक 27 अगस्त तक पहली एक सूची भी आ जाए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि अपने उम्मीदवारों की जो मतलब सशक्त उम्मीदवार है उनकी सूची पहले जारी कर दे, मतलब कांग्रेस से पहले जारी कर दे। और कांग्रेस को यह शंका है कि उनके खिलाफ कुछ जो बागी उम्मीदवार पार्टी के खड़े हो सकते हैं, जिनको टिकट नहीं मिलेगा तो वो बगावत कर सकते हैं। तो कांग्रेस का यह प्रयास होगा कि अंतिम क्षणों में ही सूची जारी की जाए। जो सिटिंग विधायक हैं हो सकता है उनकी सूची पहले आ जाए, लेकिन कांग्रेस का प्रयास रहेगा कि अलग जो सूची है वो अंत में जारी की जाए। ये सवाल भी जहन में है कि एक तो ये कि सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को निशाना न बनाकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा जा रहा है। हालांकि लगातार कांग्रेस के अंदर से आवाजें उठती हैं अलग अलग तंजिया लहजे में कि भाई सीएम का चेहरा तो दिल्ली वाले तय करेंगे, अभी से कैसे। अब नायब सिंह सैनी का तो पक्का ये सब जानते हैं कि हाँ ठीक है, उनका चेहरा लाया गया तो उनको बोल दिया गया कि हाँ आप रहेंगे। एक सवाल इसको लेकर, चेहरे को लेकर। दूसरा ये कि जिस तरीके से बैठक और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला, रणनीति में बदलाव, धार दी जा रही है, बीजेपी के नज़रिए से कहें तो उम्मीदवारों की जल्द लिस्ट आने की बात वीरेंद्र जी भी कर रहे हैं, क्या हम ये मान सकते हैं? दूसरा, कांग्रेस की दिल्ली में बैठक, जहां स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, तमाम लोग, बड़े लोग मंथन कर रहे हैं, उम्मीदवारों को लेकर ही मंथन हो रहा होगा शायद। देखिए पंकज जी, पहला सवाल तो ये चेहरे वाली जो बात है, नायब सिंह सैनी कंटिन्यू करेंगे चीफ मिनिस्टर के तौर पर और बीजेपी की सरकार बनेगी, ये दावा अमित शाह भी कर रहे हैं। और 2 दिन पहले उन्होंने कहा है कि बीजेपी
जब सरकार बनाती है तो लंबा चलती है, 20 साल 25 साल तक बीजेपी जाने वाली नहीं है। 2-3 दिन पहले जो बैठक हुई थी, मतलब हौसला बढ़ा रहे हैं। नायब सिंह सैनी को अगर एज ए चीफ मिनिस्टर कंटिन्यू करने की बात है तो उन पर भी बड़ी जिम्मेदारी है कि हाईकमान मुझसे उम्मीद कर रहा है कि बीजेपी सरकार रिपीट होनी चाहिए, तो वो सारी कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे अनुभवी और जिन्होंने 10 साल तक राज किया, 4 बार एमपी भी रहे हैं, बहुत सारे उलटफेर उन्होंने किए हैं और एक कामयाब पॉलिटिशियन के तौर पर उनकी छवि है। तो नायब सिंह सैनी चूंकि अभी नए मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के तौर पर भी अभी उनको ज्यादा टाइम नहीं हुआ, तो उन पर यह जिम्मेदारी है कि हाईकमान नेतृत्व जो अमित शाह जैसे लोग ये कह रहे हैं कि तीसरी बार सरकार बनानी है और नायब सिंह सैनी रहेंगे, तो उन पर एक इंडिविजुअल तौर पर मेरे को लगता है बड़ी जिम्मेदारी है। ठीक ऐसे ही जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फ्री हैंड दिया हुआ है, उदय भान को फ्री हैंड कांग्रेस पार्टी ने दिया है, उनको लग रहा है कि कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा अवसर है सत्ता में वापसी का 10 साल बाद। और वैसे भी हरियाणा में 10 साल के बाद कोई सरकार रिपीट नहीं हुई, आपको बता दूं। और परसों तो मेरी किसी से बात भी हो रही थी, वो ये भी कह रहा था कि 10 साल तक विधायक रहने के बाद कोई तीसरी बार, बहुत कम ऐसा हुआ, बहुत कम हुआ कि कोई तीसरी बार विधायक बना, कम हुआ है। 10 साल के बाद फिर विधायक बनना बड़ा मुश्किल हो जाता है, जैसे सरकार बनाना। दूसरा सवाल ये था कि जो मीटिंगों का दौर है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदय भान 20 अगस्त को उन्होंने रथ यात्रा करनी थी, लेकिन 1 महीना पहले चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया गया। मेरे को लगता है उसमें शायद उनको अब परिवर्तन करना पड़ेगा, अब बैठकों का दौर चलेगा। मेरे को यह भी खबर है कुछ सीटें ऐसी हैं जैसे पानीपत ग्रामीण है, जो बहुत फंसी हुई सीटें हैं, बहुत जिन पर सोच विचार करना, नाप तोल करना, बिल्कुल मेरिट डिमेरिट देखना। कुछ सीटों को छोड़कर कांग्रेस जल्दी कुछ सीटें घोषित कर देगी, जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खुद लड़ना है या और जो बड़े नेता हैं उनको लड़ना ही लड़ना है, तो उनको तैयारी का समय मिल जाएगा, जो स्ट्रैटेजी बीजेपी चलाती है। कांग्रेस कुछ सीटों को रोकेगी, जो सीटें फंसी हुई हैं, जहां बगावत की उम्मीद है या जहां सोच समझकर उम्मीदवार उतारने की जरूरत है। वही स्थिति बीजेपी के साथ है। बीजेपी कह रही है कि तीसरी बार सरकार बनाएंगे और सरकार बनाने के लिए विधायक चाहिए, और विधायक जिताकर लाने के लिए मजबूत और विश्वसनीय चेहरे चाहिए। दोनों ही मजबूरियां ये कांग्रेस बीजेपी के साथ है। लेकिन मेरे को लगता है कि टिकटों का फैसला कैसे हो, जो जिन्होंने एप्लीकेशन दी हुई है, जो जब डाटा या सर्वे रिपोर्ट आई हुई है बीजेपी के पास, वो भी उन पर अब जल्दी काम शुरू कर देंगे, मेरे को ऐसा लगता है। नहीं, कुछ अंदरूनी जिस तरीके से रिसर्च की गई पार्टियों द्वारा, वो तो पहले ही ये जाना जा रहा था, परखा जा रहा था कि कौन कहां पर मजबूत है। लेकिन एक तो चुनाव की तारीख एक कहा गया कि पहले आ गई, थोड़ा सा सियासी दलों ने भी ये उम्मीद नहीं की थी कि थोड़ा लेट आते तो और ज्यादा तैयारी का मौका मिलता। हमेशा आपके पास आ रहे हैं। अब चुनौती सबसे बड़ी, चाहे बीजेपी और कांग्रेस की बात करें, दोनों दलों की बात करें, तो उम्मीदवारों के चयन को लेकर होनी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव ने यह बता दिया कि आपको मेहनत करने की जरूरत है दोनों पार्टियों के लिए। हालांकि कांग्रेस के लिए अच्छी बात यह कि वो वापसी कर रही है, उसके खाते में 5 भी आई तो उससे गदगद, लेकिन जनता ने बताया कि अब दोनों को परखा जाएगा विधानसभा चुनाव में। देखिए, मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव का जो सबसे धुरी था, जो फैसला, सबसे बड़ा परिवर्तन वाला फैसला था, वो था कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवारों का चुनाव। सबसे महत्वपूर्ण ये था जिसकी वजह से पूरी जो तस्वीर है बदलती हुई नजर आई। अब मुझे लगता है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी और चाहे कांग्रेस पार्टी हो, उम्मीदवारों का चयन अगर जो भी राजनीतिक दल बेहतरीन तरीके से करेगा उसको फायदा जरूर मिलेगा। बीजेपी अगर बेहतरीन तरीके से करेगी, अगर तमाम जो गुणात्मक तौर तरीके हैं उन्हें अगर अपनाया गया, जातिगत समीकरणों को समझने की अगर कोशिश की गई, एंटी किस चेहरे से जनता नफरत कर रही है, किससे प्यार कर रही है, उन तमाम चेहरों की जो हकीकत है उनको अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग समझ पाए तो बेहतरीन प्रदर्शन कर पाएंगे। और यही स्थिति यहां पर कांग्रेस पार्टी के साथ है। अगर तमाम जातिगत समीकरणों को मद्देनजर रखते हुए, तमाम क्षमताओं और तमाम कमजोरियों को मद्देनजर रखते हुए किस चेहरे को जनता पसंद कर रही है और किस चेहरे के साथ यहां जनता की नाराजगी देखने को मिल रही है, इन तमाम फैक्टर्स को अगर कांग्रेस पार्टी ने समझ लिया तो बेहतरीन परफॉर्मेंस यहां पर कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ से दे सकती है। जो जिक्र आप उठा रहे हैं, जो सवाल आप उठा रहे हैं, दरअसल यही इस चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि विधानसभा के चेहरे वो कौन से होंगे जिन पर भारतीय जनता पार्टी दाव खेलेगी। और अगर मजबूत चेहरों पर दाव कांग्रेस पार्टी ने खेल लिया तो फिर या कांग्रेस पार्टी के लिए जमीन जो है मजबूत होती हुई नजर आएगी और भारतीय जनता पार्टी के लिए जमीन दरकती नजर आएगी। मौसम भी अनुकूल लग रहा है, मौसम भी ऐसा लग रहा है कि अनुकूल है। जैसे देवेंद्र ने एक जानकारी दी कि 10 साल और उसके बाद सरकार बनना उतना आसान नहीं है। वीरेंद्र जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। पुराने दौर से आप हैं, सियासत को देख रहे हैं, मुश्किल विधायक बनना भी है, 10 साल के बाद सरकार बनना भी मुश्किल लग रहा है। ये मिथक कई राज्यों में टूटे भी हैं और कई राज्यों में बने भी हैं, किस तरीके से देखते हैं?
देखिए, कोई भी हरियाणा में सरकार जो है तीसरी बार रिपीट नहीं की है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो ये एक नया कीर्तिमान होगा। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जब भारतीय पार्टी विपक्ष में थी तब तो उम्मीदवार मिलते नहीं थे, साधन भी नहीं थे और कार्यकर्ताओं को ढूंढ ढूंढ कर चुनाव लड़ाना पड़ता था। अब जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई है और जो मान लीजिए जैसे राज्यसभा की सीट है, अगर किरण चौधरी को दी जाने की बात की जा रही है तो जो समर्पित और निष्ठावान कार्यकर्ता उनमें रोष का उभरना स्वाभाविक है। जब जीत निश्चित है तब तो आप दूसरे दलों से दो लोग आ रहे हैं, उनको आप सम्मानित कर रहे हो, उनको सीट दे रहे हो। और जब पार्टी विपक्ष में थी, जब बलिदान की बात आती थी, तपस्या की बात थी, तो समर्पण की बात थी, तो पार्टी के अपने पुराने चेहरे के जो कार्यकर्ता थे उन पर निर्भर रहना पड़ता था। तो पार्टी को ये ऐसे ही विधानसभा चुनाव की टिकटों के वितरण में देखना है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव का जो टिकट वितरण है वो अनुभव अच्छा नहीं रहा। हालांकि जिस तरह से फरीदाबाद के अंदर संघ की और भारतीय जनता पार्टी की समन्वय समिति की बैठक हुई है, उसमें भी कई बातें उभर कर आई है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट वितरण में चूक करेगी, अपने समर्पित और निष्ठावान कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं देगी, तो पार्टी को इसका जो है नुकसान होगा, खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और कांग्रेस भी कह भी तो रही है कि हम जो लोग पार्टी के प्रति समर्पित रहे, निष्ठावान रहे, जिन्होंने 5 वर्ष पिछले में पूरे पार्टी के साथ जुड़े रहे, उन लोगों को टिकट देगी। ये सब बातें कहने की है, लेकिन अमल में कितना लाई जाती है ये सब देखने वाली बात है। और ये सब कुछ उम्मीदें जो है टिकट वितरण पर टिकी हुई है, कौन सी पार्टी अपने टिकट वितरण के क्या आधार बनाती है। बटन जनता ने दबाना है और वो सब समझ भी रही है और देख भी रही है। बहुत शुक्रिया चर्चा के लिए, आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ, गर्माहट सियासत में आ गई हरियाणा के। हालांकि ये गर्मा गर्मी चुनाव तक, वोटिंग तक चलती रहेगी।